आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना अभ्यासक्रम पूर्ण कर रहे होंगे। हमने हमारी पहली कविता भारत माँ पूर्ण की है। हमने वो तथार्थ पूरी सीख ली है। अपने कठिन शब्दों के अर्थ जान लिए हैं। पृष्ठ क्रमांक 3 पे का अभ्यास पूर्ण किया है। उसके बाद पृष्ठ क्रमांक 4 पे का पाठ बोध भी हमने किया है। अब हम आते हैं पृष्ठ क्रमांक 5 भाषा से। यहाँ पर हमने जो कुछ भी देखा है वो हमें पहले पढ़ना है। जैसे कि पृष्ठ क्रमांक 5 पर जो प्रश्न दिया है, प्रश्न क्रमांक 1, नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द लिखिए का मतलब है हमें इसका समानार्थी शब्द लिखना है। इसको जो शब्द दिए है उसको जो दूसरा शब्द दिया है वो शब्द हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला शब्द है माँ। तो माँ का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ? माँ का पर्यायवाची शब्द हुआ जननी और माता। माँ का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ? माँ का पर्यायवाची शब्द हुआ जननी और माता। दूसरा शब्द है नदी। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ या समानार्थी शब्द क्या हुआ? सरिता या फिर तरंगिनी। क्या क्या है? सरिता और तरंगिनी। माँ का पहला पर्यायवाची शब्द है जननी और माता। नदी का सरिता और तरंगिनी। इसी तरह तीसरा शब्द है जग। जग के बाद हम क्या लिखेंगे? जग के लिए पर्यायवाची शब्द संसार या दुनिया। जग के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? संसार और दुनिया। इसके बाद है झरना। झरने का पर्यायवाची शब्द है सोरा। सोरा या और निर्झर। झरने का पर्यायवाची शब्द क्या है? सोरा और निर्झर। हम फिर से पुनरावृत्ति करते हैं। माँ का पर्यायवाची शब्द है जननी और माता। नदी का पर्यायवाची शब्द है सरिता और तरंगिनी। उसके बाद है जग का पर्यायवाची शब्द है संसार और दुनिया। और चौथा शब्द है झरना का पर्यायवाची शब्द है सोरा और निर्झर। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। क्या है? निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो पहला है भारत। तो भारत का वर्ण विच्छेद हम कैसा करेंगे? मतलब वर्णों को अलग अलग हिस्सों में हमें लिखना है। इसमें जो भी वर्ण दिया है जैसे भ, र और त, इनको हमें अलग अलग हिस्सों में बांटना है। तो पहले क्या है? भारत का वर्ण विच्छेद कैसा होगा? तो क्या आएगा? भ अधिक आ अधिक र अधिक अ अधिक त अधिक अ। तो भारत का वर्ण विच्छेद क्या होगा? भ अधिक आ अधिक र अधिक अ अधिक त अधिक अ। एक बार फिर से सुन लीजिए। भारत का वर्ण विच्छेद है भ अधिक आ अधिक र अधिक अ अधिक त अधिक अ। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हिमालय पे। हिमालय का कैसे लिखेंगे? ह अधिक ई अधिक म अधिक आ अधिक ल अधिक अ अधिक य अधिक अ। कैसा लिखेंगे? हिमालय का ह अधिक ई अधिक म अधिक आ अधिक ल अधिक अ अधिक य अधिक अ। तीसरा शब्द है रक्षक। रक्षक का कैसा शब्द लिखे हम वर्ण विच्छेद करेंगे? पहले लिखना है हमें र अधिक अ अधिक क अधिक क्ष
अधिक अधिक क और अधिक अ। उसके बाद है उज्ज्वल, उ अधिक ज अधिक ज अधिक व अधिक अ अधिक ल अधिक अ। ठीक है, रक्षक का कैसे किया हमने? र अधिक अ अधिक क अधिक श अधिक अ अधिक क और अधिक अ। और इसके बाद है उज्ज्वल। उज्ज्वल का फिर से सुन लीजिए, उ अधिक ज अधिक ज अधिक व अधिक अ अधिक ल और अधिक अ। आखिरी है प्राण। प्राण कैसे करेंगे? प अधिक र अधिक आ अधिक न और अधिक अ। प्राण का कैसे करेंगे? प अधिक र अधिक आ अधिक न और अधिक अ। ठीक है, इस तरह हमने शब्दों का वर्ण विच्छेद पूर्ण किया है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3, है अथवा हैं लिखकर वाक्य पूर्ण कीजिए। अब ये है और हैं के बीच का फ़र्क क्या है, ये बच्चे कोई मुझे बता सकता है? है, अगर है लिखा है और उसके ऊपर अगर अनुस्वार नहीं है तो वो है जो है वो एक वचन है। मतलब ये जो है ये है जो लिखा है मैंने, क्या है? एक वचन चीज़ को बताता है। मतलब ये कोई भी एक चीज़ को बताता है। और इसके बाद जो ये है लिखा है मैंने, वो अनेक वचन को दर्शाता है या अनेक वचन चीज़ों को बताता है। ठीक है, यह है जो है वो कोई भी एक चीज़ को या एक वचनी चीज़ को बताता है। और ये है जो मैंने है के ऊपर अनुस्वार दिया है वह अनेक वचन या फिर अनेक चीज़ों को दर्शाता है। अब पहला प्रश्न हमें याद दिया है, हिमालय भारत की रक्षा करता है। तो ऐसे कितने हिमालय दुनिया में हैं? दुनिया में सिर्फ एक ही हिमालय है। तो ये क्या हुआ? एक वचन हुआ या फिर एक ही चीज़ को दर्शाने वाला शब्द हुआ। तो यहाँ पर है क्या आएगा? जो जिस है पर अनुस्वार नहीं है, जो एक वचनी है, वहाँ पर क्या आएगा? है। मतलब हिमालय भारत की रक्षा करता है। दूसरा है, प्रकृति ने यहाँ तरह तरह के रंग बिखेरे हैं। तो यहाँ पर है आएगा या है आएगा? अब प्रकृति में अलग अलग चीज़ें हैं जो दुनिया में खुशियों के रंग बिखेरते हैं, जैसे झाड़ है, पौधे हैं, पहाड़ है, आकाश है। ये अलग अलग चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ये प्रकृति के हिस्से हैं। तो ये पर क्या आएगा? है आएगा। तीसरा है, भारत देश सारे जग से न्यारा है। अब भारत देश दूसरा दुनिया में कोई और है क्या? नहीं, भारत देश एक ही है। तो यहाँ पर आएगा है। भारत में निर्मल नदियाँ बहती हैं। भारत में निर्मल नदियाँ बहती हैं क्यों आएगा? क्योंकि भारत में बहुत से नदियाँ हैं जो निर्मल बहती है, जो हमें दर्शाती है कि भारत में बहुत से सारे नदियाँ हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? हैं। भारत में निर्मल नदियाँ बहती हैं। इसके बाद है, हमारे देश में मंदिरों में घंटियों और मस्जिदों से अजान की आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ पर आएगा है। इसके बाद है पृष्ठ क्रमांक 6 पर आइए, उस पे है अपठित काव्यांश। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अभी हम काव्यांश पढ़ेंगे। संकटों से वीर घबराते नहीं, संकटों को देखकर छिप जाते नहीं। लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके वे कभी पछताते नहीं। हो सरल या कठिन हो रास्ता, रास्ता देख वे घबराते नहीं। बढ़ चले तो अंत तक वे बढ़ चले, कठिन मार्ग देखकर घबराते नहीं। संकटों को देखकर भी मुस्कुराते हैं सदा, संकटों के बीच गीत गाते हैं वे सदा। हमने जो ये काव्यांश पढ़ा है या जो कविता का एक हिस्सा बोला जाएगा या अंश बोला जाएगा,
उस अंश में हमने यहाँ पर वीरों के बारे में पढ़ा है। उनमें जो जो बातें ज़रूरी है वीर होने के लिए वो सब है। वो क्या है कि हमें संकटों के दौरान घबराना नहीं चाहिए, हमें हर संकट का सामना करना चाहिए, उनको देखकर छिपना नहीं चाहिए, हमें अपना दिया हुआ काम पूर्ण करना चाहिए और कठिन समय में हर किसी के काम आना चाहिए। उस वक्त हमें घबराना नहीं चाहिए। यह जो भी बातें हैं ये किसी व्यक्ति में अगर हो तो वह व्यक्ति वीर कहलाता है। और जो वीर व्यक्ति है वो संकटों में भी हमेशा मुस्कुराते रहता है, वह अपने दुखों का रोना लेकर नहीं बैठता है। इसी तरह हमने यह काव्यांश पूर्ण किया था। अभी हमें इन अपठित काव्यांश का अर्थ होता है जो पुस्तक में से नहीं हो, जो अपने जो पुस्तक का जो भी सिलेबस बोला जाएगा या जो भी तुम्हें पुस्तक में जो भी लेसन दिए हैं या पाठ दिए हैं उन पाठ से अलग जो है वह अपठित काव्यांश है। जो तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा वह अपठित काव्यांश का आपको दिया गया है। इस अपठित काव्यांश में आपको एक प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, वीर पुरुष किससे नहीं घबराते। हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और आपको इन प्रश्नों के उत्तर कविता पढ़कर समझकर और फिर आपको इन प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। यह आपका गृहपाठ है। पहला प्रश्न है, वीर पुरुष किससे नहीं घबराते। तो इसका उत्तर है, वीर पुरुष संकटों से नहीं घबराते। इसका उत्तर क्या आएगा, वीर पुरुष संकटों से नहीं घबराते। क्या दिया है पहला प्रश्न, वीर पुरुष किससे नहीं घबराते। तो इसका उत्तर है, वीर पुरुष संकटों से नहीं घबराते। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कठिन रास्ते देखकर भी वीर पुरुष कैसा व्यवहार करते हैं। तो इसका उत्तर है, कठिन रास्ते देखकर भी वीर पुरुष हमेशा मुस्कुराते हैं। फिर से पढ़ेंगे, कठिन रास्ते देखकर भी वीर पुरुष कैसा व्यवहार करते हैं। इसका उत्तर है, कठिन रास्ते देखकर भी वीर पुरुष हमेशा मुस्कुराते हैं। पहला प्रश्न क्या था, वीर पुरुष किससे नहीं घबराते। इसका उत्तर है, वीर पुरुष संकटों से नहीं घबराते। दूसरा प्रश्न है, कठिन रास्ते देखकर भी वीर पुरुष कैसा व्यवहार करते हैं। इसका उत्तर है, कठिन रास्ते देखकर भी वीर पुरुष हमेशा मुस्कुराते हैं। तीसरा प्रश्न है, वीर पुरुष में क्या क्या विशेषताएं हैं। इसका उत्तर है, वीर पुरुष संकटों से कभी नहीं घबराते हैं, वे संकटों का सामना करते हैं, जिस काम को शुरू करते हैं उसे पूरा करते हैं और हमेशा मुस्कुराते हैं। फिर से पढ़ेंगे, वीर पुरुष में क्या क्या विशेषताएं हैं। इसका उत्तर है, वीर पुरुष संकटों से कभी नहीं घबराते हैं, वे संकटों का सामना करते हैं, जिस काम की शुरुआत करते हैं उसे पूरा करते हैं और हमेशा मुस्कुराते हैं। चौथा प्रश्न है, डर। डर शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। मतलब डर शब्द का आपको समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो डर शब्द का पर्यायवाची शब्द हुआ भय। क्या हुआ डर शब्द का पर्यायवाची शब्द, भय। इस तरह बच्चों हमने हमारी पहली कविता है भारत माँ, पृष्ठ क्रमांक 1 से पृष्ठ क्रमांक 2, उसका अभ्यास, अभिव्यक्ति मूल्यांकन, कठिन शब्दों के अर्थ, उसके बाद उसका पाठबोध पूर्ण किया है और फिर भाषा से प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 हमने पूर्ण किए हैं। इसके बाद जो हमने अपठित काव्यांश दिया है वह भी हमने पूर्ण किया है। इस तरह हमने हमारा पहला जो भी कविता है उसमें से जो भी हमें अभ्यासक्रम दिया है वो हमने पूर्ण किया है। नमस्कार।